inshallah in about 15 minutes we'll get started. 15 seconds we'll get started and we'll be live inshallah well on our social media channels. तो तो बहुत बहुत शुक्रिया. आई नो और लोग जिन्होंने साइन अप किया है वो आते जाएंगे. जो जिन 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 लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है आप लोग प्लीज, आई नो सारे म्यूट पे हैं एंड थैंक यू फॉर दैट. एंड इंशाल्लाह प्लीज स्टे ऑन म्यूट टिल वी गेट टू द ओपन सेशन ऑफ द इवेंट. तो इंशाल्लाह अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का. तो बेसिकली आज का जो प्रोग्राम हमारा है इसका मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा किक ऑफ कर देता हूँ कि बेसिकली हम ये चाह रहे थे कि उर्दू में काफ़ी काम हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक. काफ़ी लोगों ने लॉन्च की अपनी चीज़ें. हमने भी लॉन्च किया अपना गेटवे उर्दू एंड जितने लोगों ने लॉन्च किया पैंडेमिक में भी एंड रिसेंटली भी, हम सारे लोग उर्दू से, ऐसा नहीं है कि बस हमने फ़ौरन ही लॉन्च कर दिया, हम सब का उर्दू से कोई ना कोई कनेक्शन रहा है over the years. So the pandemic and other things have given us an opportunity from a time perspective, technology perspective, shift in lifestyles कि हम ज़्यादा आगे इसको प्रमोट करें. तो क्योंकि काफ़ी काम हो रहा था तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक इवेंट किया जाए जिसमें काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया जाए, थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए. एंड इसमें जारी बात है प्रोफेसर वारसी साहब जो हमारे मेहमान खसूसी आज के, उनका भी काफ़ी जद्दोजहद रही है उर्दू में. तो ये हमारा मौजू है आज का. तो इंशाल्लाह हैविंग सेड दैट हमारा हाई लेवल एजेंडा ये है कि अभी हम कुछ गेटवे उर्दू के पेरेंट्स से कुछ सुनेंगे 1-2 मिनट के लिए और फिर इंशाल्लाह हम प्रोफेसर साहब की तरफ चलेंगे जो कि थोड़े बहुत कुछ मौजू पे बात करेंगे. उसके बाद हम कनाडा उर्दू एसोसिएशन की तरफ आएंगे, उनके हजरात हमारे साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ओपन लाइव सेशन करेंगे जिसमें anybody who wants to stay can remain and anybody who would like to drop off can feel free to drop off. तो with that said इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं. तो हम चलते हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से we have a Gateway Urdu parent available with us who would like to share some experience of theirs with our program. तो मैं चलता हूँ, मैं दावत देता हूँ मिस शर्मीन को. तो मिस शर्मीन, if you're with us, please let me know. Please open up your mic and the floor is yours. Can you hear me? जी जी बिल्कुल, we can hear you. Thank you so much. Assalamu alaikum. मेरा नाम शर्मीन मैकलाई है और मेरे 2 बच्चे 13 और 17 साल के हैं. हमें गेटवे उर्दू के साथ तकरीबन 1 साल हुआ है और मेरे बच्चों को उर्दू इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, बल्कि छोटी वाली को तो बहुत ही कम आती है. तो हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चे उर्दू ज़बान सीखें ताकि उनका लिंक हमारे कल्चर और पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहे. शुरू में बच्चों ने ग्रुप सेशंस किए जिसका फोकस रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पर था. लेकिन मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि वो बच्चे जो हैं वो बोलना सीखें, इसलिए हमने प्राइवेट लेसन्स शुरू किए. बच्चों के उस्ताद प्राइवेट लेसन्स में बहुत अच्छे हैं. बच्चों को क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है. क्लास में कहानियाँ और रोल प्ले पर फोकस है और हर हफ्ते बच्चों ने नई वोकैबुलरी सीखते हैं और प्रैक्टिस के ज़रिए उनको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी उनकी बेहतर हो रही है. इनके उस्ताद हर हफ्ते मुझे एक ईमेल करते हैं और ईमेल के ज़रिए एक रिपोर्ट देते हैं कि बच्चों ने इस हफ्ते किया क्या और बच्चे जो है उनका होमवर्क क्या होगा. मैं गेटवे उर्दू को से बहुत सैटिस्फाइड हूँ और उनको डेफिनेटली रेकमेंड करना चाहूँगी. इनके प्राइवेट लेसन्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं जो हमारी फैमिली के लिए बहुत सही रहता है. थैंक यू. थैंक यू सो मच मिस शर्मीन, आप हमारे इवेंट में आई, आपने शिरकत किया एंड जैसे आप सब ने सुना मिस शर्मीन इज़ अ वेरी पैशनेट पेरेंट ऑफ वन ऑफ आवर वेरी पैशनेट पेरेंट्स ऑफ गेटवे उर्दू एंड मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों का इतना बिजी स्केड्यूल में ओवर अ ईयर हमारे साथ रखा है, उनको इनरोल रखा है ताकि यू नो टाइम एंड कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप कोई एक नई ज़बान सीख रहे होते हैं उसको डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करना होता है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस शर्मीन. तो इसके साथ साथ ही अब हम अपने जो हमारा आज का इवेंट है
اس کے جو اہم حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں، جہاں پہ پروفیسر صاحب کے ساتھ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو مائک پہ دعوت دوں، میں ان کے بارے میں کچھ الفاظ بیان کرنا چاہوں گا۔ تو السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ آج پروفیسر صاحب ہمیں علی گڑھ انڈیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ایونٹ میں شرکت کر رہے ہیں، تو بہت بہت شکریہ ان کا۔ پروفیسر صاحب نے مغرب اور مشرق میں کافی اردو کی جانب کافی جد و جہد کی ہے۔ انہوں نے تقریباً کچھ 15 16 17 سال ابھی امریکہ میں گزارے ہیں، جہاں پہ انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں، یونیورسٹی آف میشیگن این آربر میں، اور واشنگٹن یونیورسٹی ان سینٹ لوئس میں اردو ہندی ڈپارٹمنٹس قائم کیے ہیں۔ دونوں زبانوں کی کافی جد و جہد کی ہے۔ انہی یونیورسٹیز کے ارد گرد جتنی کمیونٹیز ہیں ان میں وہ رہے ہیں، لوگوں سے کنیکشنز کیے ہیں، کافی کمیونٹیز کی بھی ہیلپ کی ہے انہوں نے۔ اور اسی وجہ سے ایک وجہ یہی تھی کہ جن کی وجہ سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی کے چانسلر نے سن 2005 میں ان کو ان سنگ ہیرو کا ایوارڈ بھی پیش کیا۔ سن 2007 میں انہوں نے یونیورسٹی آف کارڈف نے ان کو دعوت دی ایز این ایگزامینر کے طور پہ، اور سن 2009 میں یونیورسٹی آف شکاگو نے ان کو $25,000 کی گرانٹ بھی پیش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی کام کیا ہے اردو کو ڈیجیٹائز کرنے میں امریکہ میں، اور انہوں نے 8 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، ایڈٹ کی ہیں، بے شمار پیپرز پبلش کیے ہیں، اور آج انڈیا میں بے شمار کمیٹیز، ایسوسیشنز اور بورڈز کے حصے دار ہیں۔ مجھے یقین ہے پروفیسر صاحب کہ آپ کی انٹروڈکشن میں، آپ کی تعریف میں مجھ سے کوئی کمی ضرور رہ گئی ہوگی، تو اس کے لیے میں آپ سے پہلے سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب مائک میں آپ کی طرف کرتا ہوں، آپ پلیز ہمارے جو آڈینس ہیں نارتھ امریکہ کے، ان کے ساتھ اپنا تعارف کرائیے، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور پھر آپ کی تعارف کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے ایونٹ کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم عمر محمد صاحب، السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ بہت بہت شکریہ ہمیں شامل کرنے کے لیے۔ جہاں تک تعریفی کلمات کی بات ہے، آپ نے بہت زیادہ کہا، آئی ڈو ناٹ ڈیزرو دوز ورڈس۔ ہم لوگ ایک اردو کے ادنا طالب علم ہیں، اینڈ وی آلویز ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ۔ تو یہ میرا آپ نے جیسا کہ کہا کہ میں 16 سالوں تک امریکہ میں رہا، اور مختلف یونیورسٹیز میں، خاص کر کے 3 یونیورسٹیز، یونیورسٹی آف میشیگن این آربر، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی، اور ایک لمبا وقت میرا واشنگٹن یونیورسٹی سینٹ لوئس میں گزرا۔ تو میں بالکل اردو سے ظاہر سی بات ہے مجھے بے حد لگاؤ رہا ہے شروع سے ہی، اور میری تعلیم جو ہے لسانیات لنگوسٹکس سے ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے۔ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں واپس آ گیا ہوں، لیکن جو ہماری تہذیب، ہماری کلچر، ہمارے ٹریڈیشنس، ہمارے یہ سب تھے، وہ ساتھ میں وہاں بھی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی، اور بہت حد تک کامیاب بھی رہا، اور جو میری کوشش تھی وہ میں کرتا رہا۔ جو سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا تھا، جو شیئر کرنا چاہتا تھا اس گیٹ وے اردو کے پلیٹ فارم سے، وہ 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زبان ہمارے کلچر کی، ہماری آئیڈینٹی، ہماری ایک پہچان ہوتی ہے، اور اپنی زبان میں ٹرانسلیشن بھی کرتا ہوں، تو اپنی زبان میں وہ باتیں ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں جو دوسری زبان میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور جو جنریشن گیپ ہوتا ہے، جو امریکہ میں جا کر کے مجھے احساس ہوا کہ ہم کہیں اپنے کلچر سے جو وہ ایک گیپ ہوا، جب مائگریشن ہوا، جو امیگرینٹ لوگ امریکہ یا دوسرے ممالک انڈو پاک سے، جس کو ساؤتھ ایشین کنٹریز سے ان کامنلی بول سکتے ہیں، کہ یہاں سے جب مائگریٹ ہوئے تو ہمیں سب سے جن چیزوں پہ زور دیتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا معاش، یعنی ہم پیسے کمائیں، کیسے کمائیں۔ جو میرا تجربہ ہے، میں نے لوگوں سے انٹریکٹ کیا، امریکہ میں لوگوں سے بات کی، بہت سارے پاکستانی فیملی، چونکہ اردو سے تھا تو زیادہ تر پاکستانی فیملی سے انٹریکشنز ہوتا تھا،
तो जो प्रॉब्लम आती है वो शुरू के 4-5 साल 4-5 सालों में आती हैं कि जब हम वहाँ माइग्रेट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ पैसे कमाने का दोनों का रोजगार से ताल्लुक करने का जहन में होता है, दिलो दिमाग में होता है, एक फैमिली प्रेशर भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग अमेरिका में रहते हैं दे नो वेरी वेल के वहाँ पे जो सोसाइटी है ना इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती है, हमारी जो है ना सोशल सोसाइटी होती है। अगर हम पाकिस्तान से गए हैं, इंडिया से गए हैं, तो एक सर पे कहीं ना कहीं ये भी बोझ होता है कि हमारे पेरेंट्स होंगे, हमारे भाई होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, उनसे उनकी कई सारी उम्मीदें हमसे जुड़ी होंगी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जब हम आते हैं तो हमें ज़हनी तौर पर हमें ये लगता है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हम स्टेबल हो जाएं यहाँ पे, और ताकि हम फिर सब लोगों की मदद कर सकें। ये जो गैप होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप होता है, और यहाँ पे हम जिस चीज़ों को नेगलेक्ट कर जाते हैं वो बच्चों की तालीम होती है। पहले हमें ऐसा लगता है कि पहले हम खुद अपने आप को स्टेबल हो जाए, फिर बच्चों पे ध्यान देंगे, और जब बच्चों पे ध्यान देने का वक्त आता है तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है, या बहुत मुश्किल होती है उस वक्त में फिर बच्चों को बैक ट्रैक करना कि हाँ फिर चलो हम बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं अपने तहजीब की, बात करते हैं अपने कल्चर की, बात करते हैं अपने ट्रेडिशंस की। तो वो दूसरी चीज़ों में जो एसिमुलेट हो जाते हैं या होना शुरू होते हैं तो बच्चों का जहन जो है ना बिल्कुल एक ब्लैंक कैसेट की तरह होता है। आप जिधर मोल्ड कर देंगे, स्कूल भेजेंगे तो स्कूल की तरफ वो चीज़ें सीखेगा जो स्कूल में आम लोगों से इन्वायरमेंट से अखज़ करता है वो। तो मैं जब गया वहाँ पे तो मुझे ये चीज़ें एहसास हुई, तो मैंने काफ़ी लोगों से, कम्युनिटी से मेरा काफ़ी इंटरेक्शन होता था, मैं जानबूझ के कम्युनिटी से इंटरेक्शन करता था ताकि जब वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे चूँकि आप लोग हैं काफ़ी दिनों से हैं, तो आपने ये भी एहसास किया होगा कि वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो खास करके जो वो पेरेंट्स जो काफ़ी दिनों से हैं, उनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस वगैरह जा रहे हैं, तो उनमें मैंने बहुत डिप्रेशन देखा, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी बच्चों को लेकर के, खास करके कि अब तो हम सेटल हो गए, हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमारी हमारी तहजीब हमारे रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान या इंडिया जाना नहीं चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें वो हमसे जो मुझसे जो इंटरेक्शन होता था, वो चीज़ें आदमी जब कोई करीब का मिलता है तो लगता है कि दिल की बातें हम शेयर करें, तो वो शेयर जब हम सुनते थे तो सबसे बड़ा फायदा जो हुआ मुझे उसका, वो कम्युनिटी इंटरेक्शन का, वो यूसी बर्कले में हुआ। बर्कले एक वाइब्रेंट बे एरिया का है, और वहाँ पे काफ़ी लोग हमारे इंडो पाक के हैं। तो उर्दू जो क्लास मैंने शुरू किया तो उसमें आपको उर्दू इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप चाइल्डहुड से डेवलप करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, कि हमारी हमारी ज़बान, हमारी कल्चर, हमारी तहजीब कितनी अच्छी है, कितनी मजबूत है, हम एक दूसरे के लिए कितना कंसर्न फील करते हैं। और वही अमेरिकन जब क्लास में हम पढ़ाते थे तो वो दे वेर लाइक फीलिंग सो हैप्पी कि हम लोग कैसे बात करते हैं अपने तहजीब के बारे में, हाउ वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, जो वहाँ पे नहीं होती है। वहाँ पे एक बच्चा जब मंडे को क्लास में आता है तो मुझसे कहता था, प्रोफेसर वारसी, माय मदर हैव इनवाइटेड मी फॉर ए डिनर, फॉर द डिनर। तो अब ये समझिए कि वीकेंड पे अगर उनकी माँ डिनर पे बुलाती है तो उनके लिए कितनी बड़ी बात होती है, और हमारी माँ उस वक्त तक नहीं खाती है जब हमारे उनके बच्चे नहीं खा लेते हैं। तो ये एक कल्चरल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे बॉन्ड है, कलेक्टिव बॉन्ड जो होते हैं फैमिलीज़ के, वो बहुत मजबूत होते हैं, और उनका उनका मजबूत रहना, उनको जनरेशन टू जनरेशन उनको ट्रांसफ़र करना, खास करके वो जनरेशन जो यहाँ से इंडो पाक से अमेरिका या दूसरे ममालिक गए हैं, उनको करना बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है कि अमेरिका में रहते हुए भी, और ये उनके एजुकेशनल सिस्टम का अच्छा पहलू समझिए कि जो साउथ एशिया है का कितना, उनको समझने के लिए उन्होंने हर यूनिवर्सिटीज में दो तरह के सिस्टम्स कायम कर रखे हैं। एक तो वो कि एक फॉरेन लैंग्वेज का प्रोग्राम चलाते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक फॉरेन लैंग्वेज का सीखना ज़रूरी होता है। तो जो साउथ एशियन बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे हिंदी हो या दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानें हो या उर्दू हो, वो या पंजाबी हो, वो ले लेते हैं। उनसे दो आसानी होती है, एक तो उनको अपनी कल्चर, और जो जब वो अपना सीखना करते हैं, क्लास में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, साउथ एशियन कम्युनिटी से, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी दोस्ती होती है, एक नेटवर्किंग होता है, और उनको लगता है कि हाँ हम भी, वी आर नॉट एलोन, वी हैव ए कम्युनिटी एंड वी हैव टू शेयर आवर थॉट एंड फीलिंग्स। एंड तब उसमें एक जज्बा पैदा होता है कि लाइक वी आर
proud South Asians, and we need to learn our language, we need to learn our culture, and we need to share our cultural traditions. और मैं एक मिशिगन से एक मिसाल देना चाहूँगा और फिर बर्कली की तरफ आऊँगा। एक लड़की थी वहाँ पे, वो कभी पाकिस्तान नहीं गई थी, और नहीं 2 बार गई थी, और कभी किसी से बात नहीं कर पाई क्योंकि वो उर्दू बिल्कुल ही नहीं जानती थी। और फिर मिशिगन में मेडिसिन की तलबा थी, तो वो मुझसे उर्दू जब सीखने लगी तो शुरू में थोड़ा सा उनको लगा कि, फिर मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, व्हाई यू वांट टू लर्न उर्दू, तो वो बोल रही थी कि मैं जब पाकिस्तान 2 बार गई तो मैं किसी से बात नहीं की और कर सकी, मैं नानी से नहीं बात कर सकी, मैं पेरेंट्स बहुत चाह रही थी, वो लोग आपस में बहुत बातें करते थे, एंड आई कुड नॉट टेक पार्ट। 1 साल तक मेरे साथ रही वो मिशिगन में। फिर 1 साल के बाद जब वो गई, फिर वहाँ से ग्रेजुएट हुई। ग्रेजुएशन के बाद उसने मुझे एक खत लिखा जो मेरे पास आज भी महफूज है। तो वो इतना इमोशनल खत था कि मेरे लिए मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि जब वो बोली थी कि मतलब मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं प्रोफेसर वारसी, मैं अपनी नानी से बात कर सकी, मैं अपनी खाला अम्मी से बात कर सकी, मैं अपने रिश्तेदारों से बात करती, मैं अपने इतने दोस्त बने हैं, और ये सब हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि आपने मुझे उर्दू सिखाई। और मेरी नानी पूरे मोहल्ले में पूरे जाके कहती थी कि मेरी नवासी को देखो, वो मेरी जबान में बात कर रही है, हम लोगों से मिल रही है, बात कर रही है। तो एक वो कल्चरल, वो जो जनरेशन है, उस जनरेशन को, क्योंकि हमने जैसा कि कहा कि जब हम आते हैं तो 4-5 साल हमें अपने माश की तलाश में, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने में लग जाते हैं, और वो गैप जो होता है वो लड़कों को या तो अच्छी की तरफ ले जाता है या बिगाड़ की तरफ जाता है। तो वो लड़की फिर वो कि मैं अपने बच्चों को पहले दिन से उर्दू सिखाऊंगी, और तो ये एक जनरेशन है, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और ये कमी है। ऐसा नहीं है कि हम वहां जाकर के अंग्रेजी बोलते हैं। इंग्लिश जो है एक मिथ जो है हम लोगों में चली आ रही है, एक कम्प्लेक्स है, क्योंकि हम लोग कॉलोनीज के पार्ट रहे हैं, तो हमें लगता है जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है तो वो बहुत नॉलेजेबल है। नॉलेज अलग चीज है, जबान अलग चीज है। जबान एक मीडियम है हम अपनी नॉलेज को एक दूसरे तक पहुंचाने का। तो जैसे हम बोलते हैं कि लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इमोशंस, और टू शेयर आवर फीलिंग्स इमोशंस टू ईच अदर। तो अब वो चीज है कि अंग्रेजी अच्छी बोल लेना, इस बात की कतई जमानत नहीं है कि वो बहुत नॉलेजेबल है। एक मीडियम है जिससे वो अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारी मीडियम उर्दू है, हम अपनी बातों को उर्दू तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया की ज्यादातर ममालिक या तो मोनोलिंगुअल थी, अब जाकर के बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल जिसको कह सकते हैं हम इमिग्रेशन के बाद। आप जर्मनी को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, क्या वो कहीं से भी नॉलेज में कम थे? बिल्कुल नहीं थे। इतनी सारी इजादें हुई हैं वहां पे। तो जबान एक मीडियम है, और हम लोग के साइकी में खास करके इंडिया पाकिस्तान या सब कंटिनेंट में एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि जो अंग्रेजी अच्छा बोलता है वो बहुत नॉलेजेबल होता है। तो ये चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। जो पब्लिक स्कूल का सिस्टम चला है, उनके बच्चे अंग्रेजी बोल लेते हैं, आप उनको एक ग्रामेटिकल सेंटेंस लिखने के लिए दे दीजिए तो फिर वो नहीं लिख पाते हैं, मतलब बहुत सारी गलतियां करते हैं वो। तो जो यूनिवर्सिटी में हुआ, तो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छी बात यह हुई कि वहाँ पे साउथ एशिया या एशियन, पहले एशियन डिपार्टमेंट, एशियन लैंग्वेजेज एंड कल्चर का डिपार्टमेंट पढ़ा, फिर उसको साउथ एशियन स्टडीज, साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड कल्चर, साउथ इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज सब में पढ़ा। दूसरी बात जबानों को, तो जबानों की अहमियत को देखते हुए कि जो साउथ एशिया में इस्लामिक लिटरेचर है वो ज़्यादातर उर्दू में है। अगर किसी को भी पूरी दुनिया में इस्लाम के बारे में जानना है, साउथ एशियन इस्लाम के बारे में, तो उन्हें उर्दू जाननी जरूरी हो। और बाहर की यूनिवर्सिटीज में एक बात अच्छी है कि जो लोग रिसर्च करते हैं वो ओरिजिनल रिसर्च करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने से वो जबान सीखें और उस जबान के जो टेक्स्ट हैं, उस जबान के जो मवाद हैं, उसको हम अपने से पढ़ें, अपने से समझें। तो इसलिए अमेरिका में फॉरेन लैंग्वेजेस पे बहुत जोर है और वो जबान सीखते हैं। फिर सीख करके उर्दू या तो पाकिस्तान जाते हैं या इंडिया आते हैं, यहाँ पे वो रिसर्च करते हैं। तो उर्दू जानना उनके लिए रिसर्च के एतबार से भी बहुत अहमियत होती है। तो वो लोग जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो एकेडमिक पर्पज है उर्दू का जानना, क्योंकि दे वांट टू नो द एग्जैक्ट इस्लामिक कल्चरल, इस्लामिक ट्रेडिशन इन साउथ एशिया।
दूसरे वो होते हैं जो कम्युनिकेशन के बिजनेस के लिए उर्दू सीखते हैं, बिजनेस पर्पजेस के उर्दू सीखते हैं। वो तबका ये होता है कि जो आज जितना मल्टीलिंगुअल है उतना ज़्यादा स्मार्ट है, उतने ज़्यादा उनके पास सलाहियत होती है, वो करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो मैंने देखा प्रोफेशनली दे वांट टू बी, इवन जो मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल स्कूल्स में होते हैं वहाँ के बच्चे, दे वांट टू नो द लर्न, क्योंकि बहुत बड़ा एक पेशेंट का जो तबका वो साउथ एशिया से बिलोंग करता है और वो ओल्ड एज में होते हैं। उनको अगर अपनी जबान में बीमारी नहीं समझ में आती, नहीं बता पाते हैं तो मुश्किल होती है उनके लिए। तो वो जबान डॉक्टर जान करके ये चाहता है कि हम मरीज के कितने करीब हों और जो परेशानी है उनको अब उनकी जबान में समझें, तो आई विल बी एबल टू ट्रीट देम वेल। मतलब ये दूसरा। तीसरा वो तबका होता है जिन्हें अपनी तहजीब, कल्चर, अपने ट्रेडिशन से मोहब्बत होती है, अपने रूट से मोहब्बत होती है, अपने आबा अजदाद से जुड़े रहना चाहते हैं और अपने जो बैक होम है जिसको पाकिस्तान इंडिया कर ले, वहाँ पे आना जाना करते हैं और वो प्राउड फील करते हैं कि वी बिलोंग टू द जनरेशंस दैट वी हैव ए ग्रेट हिस्ट्री। तो ये चीजें होती है। अब इन चीजों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट के लोग सीखते हैं। अब आई बात कि हमारी जो तहजीबी विरसा, तहजीबी विरासत है, जो जनरेशंस गैप होते हैं, उसको कैसे फिलअप किया जाए। तो जो बर्कली की मैं मिसाल देना चाहता हूँ, जब मैं उर्दू वहाँ पढ़ाना शुरू किया तो मेरे क्लास में करीब 3 बच्चों से शुरू किया था। एडवांस उर्दू में 3 बच्चे थे, जो बाद में 3 लेवल्स हुए और फिर 50, 60, 70 बच्चे हो गए बे एरिया के वहाँ के आकर के। और वहाँ सबसे अच्छी बात है, पेरेंट्स आके शेयर करते थे कि मेरे बच्चे को ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, बड़े छोटे की तहजीब तमीज़ बता दीजिए। तो हम उनसे बहुत बात करते थे और जो इंटरेक्टिव सेशन होता था, हम क्या करते थे, इवेंट करते थे। जैसे ईद पे कोई इवेंट कर लिया, कोई हर सेमेस्टर में 2-3 इवेंट करते थे, साथ में इंडिया पाकिस्तानी खाना वहाँ पे होता था, वहाँ खाते थे, कुछ बना के खाते थे। तो एक इंटरेक्शन शुरू हुआ, फैमिली का भी इंटरेक्शन हुआ, बच्चों का इंटरेक्शन हुआ। बच्चों को इंटरेक्शन से एक अच्छी बात ये हुई कि आपस में रिश्ते जुड़ने लगे, शादियां होने लगी। मतलब कि मैं अपने कई स्टूडेंट को जानता हूं जिनकी उर्दू क्लास की वजह से शादियां हुई हैं, 2 फैमिली एक साथ जुड़े हैं, दो 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 घर एक हुए हैं वहां पे। तो ये एक रिश्ता पैदा हुआ और दे वर सो प्राउड। आप मेरा वीडियो देखेंगे, वहां पे एक हमने कभी कव्वाली का प्रोग्राम किया तो लड़के लड़कियां कव्वाली पढ़ रहे हैं, वहां पे गजलें गा रहे हैं, वहां पे मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे भी। तो जो बे एरिया के मुशायरे होते थे तो सारे बच्चे वहाँ जाते थे, अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी बड़े शौक से आते थे। तो करीब 50 to 100 तो हम ऑडियंस उनको देते थे। तो बहुत हमसे जुड़े भी रहते थे कि बर्कले में ये हो रहा, वो हो रहा। और बहुत अच्छा जो 3 साल मेरा वहाँ रहा, दैट वाज ए गोल्डन पीरियड फॉर मी एंड फॉर उर्दू लैंग्वेज एज वेल। तो वो चीजें वहां पे हुई। तो इस तरह से जो है वहां पे मैंने काफी काम किया और सेपरेट उर्दू क्लासेस होने लगी। उसके बाद फिर मैं वाशू आ गया, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस में। यहाँ मेरा बहुत लंबा अरसा गुजरा और यहाँ पे एक सेक्शन हिंदी का हुआ करता था। तो मैंने जब शुरुआत की तो हिंदी के 3 सेक्शन हुए, फिर उसके बाद उर्दू हुआ, फिर उर्दू धीरे धीरे अब ग्रो कर रही है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ें सुन करके, हालांकि सेंट लुइस एक छोटी सी जगह है लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप उनके माइंडसेट को पढ़ करके अगर आप कोर्स डिजाइन करें तो सर्टेनली यू विल गेट द स्टूडेंट टू लर्न द लैंग्वेज। और जो चीज़ें मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो वो पेरेंट्स है, जो यंग पेरेंट्स है खास करके, जो अभी माइग्रेट किए हैं या पिछले 4-5 सालों में, 10 सालों में किए हैं, मैं उनके लिए खास करके ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वक्त जितना आप अपने माश की तलाश में होते हैं उतना ही वक्त, उतने ही अपने बच्चों की तरफ भी दीजिए, ताकि आगे चल करके आप प्राउडली अपने बच्चों को कम्युनिटी में ले जा करके और बच्चे प्राउडली अपने पेरेंट्स के बारे में कम्युनिटी में बात कर सके और एक अच्छा सिटीजन बन सके। तो ये चीजें, क्योंकि अभी इग्नोर अगर आप बच्चों को करेंगे तो वो जाकर के फिर बाद में पूरी जिंदगी आपके लिए प्रॉब्लम होगा। फिर आप उनको कितने भी समझा दें, बच्चों का माइंड जो मैंने कहा कि ब्लैंक कैसेट की तरह होता है, उसमें जो आप भरेंगे वो होगा। तो ये चीजें हैं। और वहाँ सबसे अच्छी बात है कि हर फैसिलिटीज है यूएस में। आप स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटीज में जाएं, स्कूल में तो खैर उतना नहीं होगा लेकिन अब वो वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, स्टार्टअप का प्रोग्राम, वो कहीं कहीं स्कूल्स में कर रहे हैं। तो उनके साथ
स्टार्ट अप प्रोग्राम गेट वे उर्दू कोलैबोरेट कर सकती है, वो प्रोग्राम ले करके कम्युनिटी में, इसमें उनका कम्युनिटी का ही मैंडेट होता है। दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कर सकते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ तो हिंदी उर्दू एक साथ पढ़ाती है, लेकिन अब धीरे धीरे वो हिंदी अलग उर्दू अलग पढ़ाने, क्योंकि अब बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो उर्दू की तरफ उनका रग़बत हुआ है और उर्दू भी सेपरेटली पढ़ाई जा रही है। तो ये खुश आइंद बात है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में उर्दू और भी फैलेगी। उर्दू और स्टडीज़, उर्दू सिर्फ ज़बान ही नहीं, उर्दू एक रिलीजियस स्टडीज़ के तौर पे भी लोग वहाँ पे रिसर्च करते हैं कि साउथ एशियन इस्लाम में क्या है, किस तरह पाकिस्तान में, किस तरह इंडिया में है, किस तरह उर्दू लोग बोलने वाले, सबसे इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने उर्दू बोलने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। तो इस तरह जो उनका जो मैंडेट है वो लोग जो करते हैं तो उससे हमारी ज़बान को भी फ़ायदा होता है, उर्दू स्टडीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में उन बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होगा जिस तरह से दुनिया बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअलिज्म की तरफ जा रही है, क्योंकि पहले सब मोनोलिंगुअल थे, अपनी ज़बान में ही बात करते थे। अब चूँकि मल्टीलिंगुअल हो रहे हैं तो मल्टीलिंगुअल रिसर्च ने भी साबित किया कि जितने आप ज़बानें जानेंगे उतनी इंटेलेक्ट कैपेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। तो ये चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। इस दरमियान अगर कुछ सवालात होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा स्पेसिफिकली उसके जवाब देने में। तो ये मेरा सफ़र था उर्दू का और जो मैंने किया वो आप लोगों से शेयर किया है। इस दौरान मैं शुक्रिया अदा करूँगा उमर मेमन साहब का भी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बातें शेयर करने के लिए। और यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब गेटवे उर्दू, एंड आपको एक्सपेंड करना चाहिए, यू शुड एक्सपेंड एंड मेक इट मोर प्रोफेशनल। ये होता है कि अब हम दूसरों की मदद के सहारे नहीं, एक प्रोफेशनल तरीके से इसको आप करें और पेरेंट्स को भी चाहिए कि दे शुड टेक इंटरेस्ट इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी ज़बान, हमारी तहजीब से होती है, न कि दूसरी ज़बानों से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर। जी प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे नुक्तों पे बात की और मैं साथ साथ नोट भी कर रहा था। जो आपने नुक्ते बात की हैं, काफ़ी डाइवर्सिटी है, तो आई एम श्योर ऑडियंस में काफ़ी सवाल होंगे। तो वील टेक द नेक्स्ट 10 मिनट हम देते हैं, 5 से 10 मिनट, और जो जिनके पास कोई सवाल हैं तो वो प्लीज़ अपना माइक खोलें और पूछें। मेरे ख्याल में सबसे पहले पीरजादा साहब ने अपना हाथ खड़ा किया हुआ है, तो अगर आप अभी भी हैं हमारे साथ, आप प्लीज माइक खोल के सवाल कर लें प्रोफेसर साहब से। ओके, आई थिंक पीरजादा साहब नहीं है, तो किसी और के पास सवाल है तो आप प्लीज अपना माइक खोल के सवाल कीजिए। जी जी सवाल करना, जी हाँ, सवाल तो खैर नहीं, लेकिन ये कि हाँ एक जरूर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा डॉक्टर साहब के साथ। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे लोग जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से आते हैं उन्हें एहसास कमतरी का शिकार होता है और मुसलसल वो अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करते हैं। मेरे बच्चे दोनों जो है वो माशाल्लाह बाहर पैदा हुए, ना पाकिस्तान में कभी जिंदगी में पैदा नहीं हुए और ना वो बाद में थोड़ा अरसे के लिए गए फिर वापस आ गए। लेकिन अगर, और अमेरिकन स्कूल से उन्होंने पढ़ा दोनों ने माशाल्लाह से, लेकिन अगर आप आज भी उन्हें अगर उर्दू में बात करते हुए सुने तो आपको महसूस होगा कि यार इंग्लिश स्कूल या अमेरिकन स्कूल में कभी वो गए ही नहीं थे। तो एक ही गुजारिश है, जो भी पेरेंट्स माशाल्लाह नॉर्थ अमेरिका में हैं, कि अपने बच्चों से उर्दू में गुफ्तगू करना सीखें और बोलें। इस पे फख्र नहीं करना चाहिए कि नहीं हम आज मेरे अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करूं, और जैसे ही छोटे बच्चों से आपने अंग्रेजी में शुरू किया बात करना, फिर वहां से वो जो है वो दूरी होती गई उनको उर्दू से। और ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि आप दूसरे नेशंस को देखिए, दूसरे नेशनल्स को देखिए, चाहे वो चाइनीज हों या इंडियंस हों या पर्शियंस हों या अरब हों, ये लोग अपने घरों में अपने बच्चों से अपनी मदर लैंग्वेज में बात करते हैं। एक्सेप्ट आवर कंट्रीज जो भी है, हम लोग जो है वो उसमें हम फख्र महसूस करते हैं कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों से, अगर आप शुरू से उर्दू में बात करना शुरू करें, बेशक वो तालीम अंग्रेजी की अमेरिकी स्कूलों से हासिल करें, लेकिन तालीम घर के अंदर जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो उर्दू में होनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने बहुत सही बात बताई। चाहे बच्चे आपको अंग्रेजी में जब आप उनको उर्दू में ही बात करें और सलोली जो है हैबिचुअल हो जाते हैं अपने पेरेंट्स को सुनने के लिए कि पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल सही हसन साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। जी मिस एनी, आपने हाथ खड़ा किया है, आप प्लीज बताइए जरूर। ओपन द माइक। जी बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा आपके तजुर्बे के बारे में। कुछ ये पूछना चाहूंगी, एक तो कि आपने जिक्र किया कि आपने यूसी बर्कली में भी पढ़ाया और फिर मुख्तलिफ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो आपके ख्याल से हमारा जो करिकुलम यहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक इशू है, मैं भी एक अभी टीचिंग कर रही हूँ, एक अभी मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे ये कमी महसूस होती है कि हम जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे होते हैं, हम उसमें अपनी जिस तरह हमने पढ़ा है बचपन से, हम उस तरह के तरीके से उनको नहीं पढ़ा सकते। यकीनन उनके लिए डिफरेंट करिकुलम चाहिए। तो आपके तजुर्बे के हिसाब से आपने कहा कि प्रोजेक्ट्स तो हाँ हम उनको यकीनन कल्चरल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनाए तो ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ जैसे बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है, मुख्तलिफ लेवल्स हैं, तो आपका क्या तजुर्बा रहा है कि किस तरह का करिकुलम, क्या आपने कोई ख़ास खुद डेवलप किया है उसके सिलसिले में, या आपके ख्याल में आपके तजुर्बे में इतने सालों में क्या चीज़ काम की और क्या चीज़ नहीं? क्योंकि स्टार टॉक में मैंने भी हिस्सा लिया था और उनका तो फोकस लिखने पढ़ने में वाली साइड में ज़्यादा नहीं था, उनका ज़्यादा स्पीच में, कॉन्वर्सेशन में, कि जब आप एक नए मुल्क जा रहे हैं वहाँ पर ज़बान आपको ज़रूरत पड़ रही है, जैसे जल्दी जल्दी सीखनी है, तो उसका थोड़ा फोकस मुख्तलिफ था। तो अब मैं यही सीखना चाह रही हूँ कि हम अपने बच्चों को अगर लिखने पढ़ने में भी चाह रहे हैं कि वो करें, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जो है खुद भी कुछ बनाए, उर्दू में लिखे चीज़ें, तो उसके हिसाब से आपकी क्या अप्रोच रही है और आपका क्या तजुर्बा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है किया है कि जो सिलेबस होता है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है हमारा, जो हम इंडिया पाकिस्तान में बच्चों को अलिफ से सिखाते हैं, वो यहाँ हम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एडॉप्ट दोज मॉडल। ये बिल्कुल सही बात है अपनी जगह पे। हम उनके लिए अलग से कोई सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, जो मैंने किया है बिगनर्स लेवल के लिए। और उनको चूँकि ये लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, खास करके मुझे स्कूल का उतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं वो दे आर अवेयर कि हमारा सिलेबस किस तरह दूसरे सब्जेक्ट के डिज़ाइन होते हैं। उसी को एट पार ला करके उस लैंग्वेज को, उर्दू को उस फ्रेमवर्क में हम डिज़ाइन कर। मेरा सिलेबस है यूसी बर्कले पे भी है, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया सब जगह वेबसाइट पे होगा वो। और उसके अलावा जो स्किल्स होते हैं, जो लैंग्वेज लर्निंग के 4 स्किल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो आप मिसालें दे रहे हैं, वो जिनका रेफरेंस दिया, वहाँ पे ये चारों स्किल्स को फोकस करते हैं। और वो ओरल प्रोफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, वो एक सर्टिफिकेशन होता है, वो देते हैं। तो वो एडवांस लेवल पे तो ठीक होता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने से अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कम्युनिकेटिव मॉडल एक चला, कम्युनिकेटिव मॉडल स्पेनिश पे बहुत अच्छा बैठता है, लेकिन हमारे लैंग्वेज पे कम्युनिकेटिव नहीं बैठता। उनके यहाँ वर्ब कंजुगेशन जो है एक ही तरीके से होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो हम उसको एक मॉडल हर लैंग्वेज पे कोई ज़रूरी नहीं है एप्लीकेबल। बहुत सारे लोगों ने हिंदी उर्दू पे भी कम्युनिकेटिव मॉडल अपनाने की कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कामयाब नहीं हो सका। मैं 15 सालों में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी वर्कशॉप में, सेमिनार्स में गया, वो नहीं होता। हमें अपना सिलेबस अपने लैंग्वेज के नुआंसेस को ध्यान में रख करके बनाना पड़ेगा। और हमने बनाया है कि हमें एक सेमेस्टर में हमें किस हद तक जाना है और कब कब क्या क्या पढ़ानी है। तो ये पूरा एक पूरे सेमेस्टर वाइज हमारा है। हम जो उर्दू को 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, बिगिनिंग 1, बिगिनिंग 2, लाइक फॉल स्प्रिंग, इंटरमीडिएट और फिर एडवांस। तो ये एक सीक्वेंस होता है हमारा कि हम जाहिर सी बात है फ्रॉम स्क्रैच 0 से शुरू करते हैं और फिर हम एडवांस की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस उसमें हम ये रखते हैं कि हम बोल चाल की, जो लोग रिसर्च में जाना चाहें उनकी लफ्जियात फिर एडवांस में चल के अलग हो जाती है। कि जब हम मोर लिटरेचर की तरफ जाते हैं तो हम पर्शियन की तरफ जाते हैं, हिंदी में जाते हैं तो हम संस्कृत की तरफ जाते हैं। उर्दू के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उर्दू, जैसा सब लोग बोलते हैं मीठी ज़बान है, मीठी क्यों है? उसकी वजह है कि उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों से मिलके बनी। हमने वहाँ उसमें तुर्किश से लिए हैं, हमने अरबिक से लिए हैं, हमने पर्शियन से लिए हैं, हमने हिंदी से लिए हैं, और सबके लफ्जियात उसमें हैं। अब एक शायर के लिए कोई गाना लिखना, कोई गज़ल बोलना बहुत आसान होता है, उनके पास चॉइसेस ऑफ वर्ड्स बहुत होते हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई गेसू कोई शायर इस्तेमाल
करता है, कोई जुल्म करता है, कोई बाल करता है, तो इनके पास ऑप्शंस हैं जो दूसरी जबानों में नहीं है। तो ये तो जहां तक जो जो हमारे पास जो रिचनेस है वो बहुत ज्यादा है, जो कल्चरली वी आर सो रिच इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एज वेल, तो वो है। रहा बात सिलेबस का, सिलेबस हम वो ट्रेडिशन के हिसाब से ना तो इंडिया पाकिस्तान में जो हम अली बे से पढ़ाते हैं वो नहीं चल सकती वहाँ पे, उनके इंटेलेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग को डिजाइन करना पड़ता है, और उसमें वो सारी चीजें धीरे धीरे करके डालनी पड़ती है कल्चरल की, कि उनको लैंग्वेज के साथ वो भी एक्टिविटीज के पार्ट होते चले जाएं और उनका इंटरेस्ट कायम रहे। यही वजह है कि हमने तीनों यूनिवर्सिटीज में, मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि जो हमने तजुर्बा किया है वो कामयाब रहा है, और हर जगह आप देखेंगे कि जो वो दौर बिल्कुल अच्छा दौर रहा है, जहाँ पे 2-3 बच्चों के साथ शुरू करके हम 70 पे पहुंच सकते हैं, 100 के करीब पहुंच सकते हैं, अरबिक चाइनीज लैंग्वेज के बराबर पहुंच सकते हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी इफेक्टिवनेस है, एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम इसको हम कह सकते हैं कि हुआ है, तो हम वहाँ तक पहुंचे। वरना अगर बोरियत होगी लड़कों को क्लास में, तो यहाँ तो हम बच्चों को डांट सकते हैं इंडिया पाकिस्तान में, वहाँ तो वो भी नहीं कर सकते। इफ दे डू नॉट वांट टू स्टडी, अपने फोर्स नहीं कर सकते। तो आपको अपने को उस तरफ मोल्ड करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट वहाँ पे जिंदा रहे, डेवलप रहे, और उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट हो, या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो कि हाँ ही इज ए ग्रेट टीचर, ही इज ए ग्रेट, दिस लैंग्वेज इज ए ग्रेट, उसमें ये चीजें हैं। तो ये जो हमारे ट्रेडिशन है, गजल का, नज़म का, मसनवी का, गाने का, नगमा शायरी, तो हमारे बहुत दास्तानों का, तो ये बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है जहाँ पे उनको कहीं किसी को गजल में अच्छा लगता है तो उर्दू सीखने आ गया, किसी को फिल्मों में जाना है उर्दू सीखने आ गया, किसी को डायलॉग अच्छे लगते हैं, तो बहुत सारे उनके हिसाब से जो आपको करिकुलम डिजाइन करना पड़ेगा, और हमने किया है। फिर वो जो अब जिक्र किया था उमर मेमन साहब ने 25,000 का जो ग्रांट मिला था, उससे हमने ऑनलाइन इंटरमीडिएट लेवल पे कोर्स डिजाइन किए थे, उसके साथ क्वेश्चंस भी थे, सवाल भी थे। वो पता नहीं, अब मैंने बहुत दिनों से चेक नहीं किया है, वाशु के वेबसाइट पे उसको डाला गया था, अब वो अवेलेबल है या नहीं है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट वी कैन डू। बहुत बहुत शुक्रिया वारसी साहब आपका। दैट वाज अ वेरी डिटेल्ड आंसर एंड आई एम श्योर मिस सैनी, आई होप यू टुक सम नोट्स फ्रॉम दैट टू। एंड आई थिंक जो एक चीज हमें भी करनी चाहिए, यानी आप जो पढ़ा रही हैं उर्दू, और हमारे साथ कुछ और भी टीचर्स अवेलेबल हैं इस इवेंट में, तो बिल्कुल जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, एक प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाना चाहिए हम सबको। तो उसमें एक कदम जो हम ले सकते हैं, इन नेक्स्ट कदम जो हो सकता है एक इमीडिएट, वो ये है कि हम एक उर्दू का राउंड टेबल इस्टेब्लिश कर लें, जितने भी हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ा रहे हैं उर्दू अक्रॉस अमेरिका। तो उसमें दैट विल बी एन एवेन्यू फॉर ऑल ऑफ अस टू शेयर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमें नजर आ रही हैं। तो उससे भी आई थिंक आगे कुछ नई चीजें निकल सकती हैं, नए तरीके निकल सकते हैं, मेथडोलॉजीज निकल सकती हैं ऑफ टीचिंग इंशाल्लाह। इसके बारे में एक कमेंट करना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों एक वो इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ हेरिटेज लैंग्वेज लर्नर्स की जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी वो यही करते हैं, जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं उन सब की, मतलब हर जैसे अरबिक के स्कूल्स की सब की जो है कोएलिशन है और सब हैं, तो वो उन सबको इकट्ठा ही वो, मतलब वो वही जाहिर बात है ज़बान सीखने का जो तरीका होता है कि कौन सी टेक्निक्स करेंगे वो, तो उसमें लेकिन उर्दू का कोई जिक्र नहीं था। तो और बहुत इंटरेस्टिंगली जो पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 70% जो थे वो उर्दू स्पीकर्स थे। तो काफी इंटरेस्टिंग था कि उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव इस तरह के नहीं था। जिस तरह आप राउंड टेबल का जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने कहा इसका जो इंटरनेशनल जो कोएलिशन ऑफ हेरिटेज लैंग्वेज लर्नर्स, वो भी इस तरह से कुछ, वो भी बल्कि इनवाइट कर रहे थे कि आप में से कोई हैं तो जरूर इसकी तरफ सोचें इसके बारे में। that would be something to consider. यूसीएलए में एक सेंटर है हेरिटेज लैंग्वेज का, वो हर साल एक कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और वो मेरे ख्याल से सारे लैंग्वेजेस को बुलाते भी हैं, लेकिन उनका कॉन्फ्रेंस बड़े पैमाने पे होता है, तो वो एडवांस लेवल की बातें करते हैं, जो बेसिक्स होती हैं उर्दू या किसी भी जबान के सीखने की, वो नहीं करते। लेकिन वो धीरे धीरे, चूंकि एक हेरिटेज लैंग्वेज टीचिंग का एक ट्रेडिशन चला है, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प टू द पीपल ऑफ आवर जनरेशन लाइक। शुक्रिया वारसी साहब। किसी और के पास कोई सवाल है? आई नो वी टॉक्ड अबाउट 5 to 10 minutes and we'll just at that mark. कोई और सवाल है? वारसी साहब एक और सवाल ले लें आपकी इजाजत से। चलिए, बिल्कुल। कोई और सवाल है ऑडियंस में? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम मैंने हैंड रेस किया हुआ था, मैं समझ रही थी कि बारी आएगी, लेकिन बहरहाल शुक्रिया आप लोगों का। वारसी साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप जो करिकुलम आप बता रहे हैं कि आपने तैयार किया था, क्या उसका कोई लिंक है अवेलेबल? इज इट पॉसिबल टू एक्सेस इट? ये लिंक तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, वो पता नहीं आप कैसे। पहले तो वेबसाइट पे लिंक होता था, जो यूनिवर्सिटी जहाँ हम पढ़ाते थे हम वेबसाइट पे डाल देते थे, वहाँ से होती थी, हर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे हर लैंग्वेज का होता था। अब शायद सुना है मुझे, क्योंकि आई एम नॉट देयर फॉर लास्ट 5 years, तो सुना है कि वो अब रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक कर दिया है कि इफ यू आर रजिस्टर्ड यू कैन गेट एक्सेस टू द ओनली देन यू कैन गेट इट। यानी हम उससे फायदा नहीं उठा सकते सिवाय इसके कि हम उस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ना हो। हाँ, लेकिन यह है कि अगर आप इफ यू वांट टू डेवलप समथिंग यू कैन गेट इन टच लाइक गेटवे उर्दू, और हमसे बात कर सकती है, ईमेल कर सकती है। इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। जरूर जरूर। तो मेरे पास जो ईमेल आई थी वो तो मेमन साहब की थी, आपसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। मेमन साहब, बिल्कुल, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और मेरा ईमेल बिल्कुल मेरे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी है, सर सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। तो चलो, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी वारसी साहब, सर कुछ मैं भी अर्ज करूं कि मैं पंजाबी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश 4 ज़ुबानें जानता हूं, और बहुत से पंजाबी में ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू से आए हैं, तो उनका तलफ़्फ़ुज़ वो ठीक नहीं करते। इसलिए बहुत से जो शायर थे पंजाबी के, उन्होंने मेरी क्लास अटेंड की और उन्होंने दिलचस्पी दिखाई कि ये जो नई आवाज़ें हैं, जैसे खखे पैर बिंदी डालते हैं, गग्गे पैर बिंदी, उनको बताना पड़ता है कि उर्दू का जो शब्द लफ्ज़ है वो गैन से शुरू होता है। तो उनको ये बताना पड़ता है कि ये सिर्फ श्रृंगार नहीं है बिंदी, ये एक नई आवाज़ है। तो उनको ये बताया जाता है। फिर उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़ाहिर किया। और एक बात और आपको करें कि मैं काफ़ी उर्दू पढ़ता था, पढ़ाता था, लेकिन जब आपने कंप्यूटर में इन पेज शुमार किया तो उससे इंटरेस्ट मेरा बहुत बढ़ गया कि आप कोशिश करें कि इन पेज जो फॉन्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं और इंस्टॉल करवाएं। इससे बहुत जल्दी वो कंप्यूटर पर आ जाए, क्योंकि कंप्यूटर तो वो जानते हैं। तो जब उनके कंप्यूटर में ये फॉन्ट होगा तब उनको इसको सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा फॉन्ट है, उससे आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, और लिख भी सकते हैं, गज़लें भी लिख सकते हैं, कहानियाँ भी लिख सकते हैं। तो उस फॉन्ट को ज़्यादा उसको मकबूल बनाएं और बच्चों को इनकी हौसला अफजाई करें कि ये फॉन्ट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें। तो ये मेरी एक आपसे तजवीज़ है, राय है। तो मैंने खुद जब मैं उर्दू पढ़ता फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि ये फॉन्ट मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो। तो मिस्टर लाइक थे, बहुत अच्छे यहाँ के शायर थे, तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि मिस्टर बैक्टर के कंप्यूटर पर इन पेज फॉन्ट इंस्टॉल कर दो। जब मुझे बहुत खुशी हुई जब वो मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया। तो मैंने जो गज़लें पहले लिखी थी वो उस फॉन्ट में लिखनी शुरू कर दी। तो मैंने एक किताब फासले लिखी है, उसमें 26 गज़लें हैं। अब उसको रिवाइज कर रहा हूँ, 38 गज़लें हैं। एक सीडी शिकवे नाम से, उसमें 6 गज़लें हैं, वो किसी अच्छे सिंगर ने गाई है, बड़ी अच्छी, काफ़ी मकबूल हुई है। तो जितना हो सकता है मैं उर्दू की खिदमत करता हूँ।
जितने हो सकता है। सो ये मुझे बड़ी खुशी है वारसी साहब, आपके ये जो आपने डिटेल बताई है कि जो करिकुलम है सो पहले माहौल के मुताबिक हो, जो उसका माहौल है एकदम अगर हम उसको चेंज करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल आप जरूर करते होंगे कि पहले जब आप जो माहौल है उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसके बाद जब एडवांस लेवल पर आते हैं तो उसमें नई जो हमारे तहजीब से वाबस्ता चीज़ें हैं वो उसमें शामिल की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बहुत अच्छा मशवरा है आपका। पहली बात तो ये कि जो इन पेज है, हमारी जो राइटिंग सिस्टम है वो 2 स्टाइल्स में लिखी जाती है, एक नस्क में, एक नस्तालिक में। जो अरबिक वाला स्टाइल है उसको नस्क बोलते हैं, जो उर्दू में नस्तालिक, जो जिसकी खूबसूरती, राइटिंग की खूबसूरती है कि हम नस्तालिक में लिखें। और इन पेज के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं है, कि मतलब हमको इन पेज सॉफ्टवेयर करना है और अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा ये होता है। हालांकि इन पेज में जो कीबोर्ड है उसमें एक फोनेटिक कीबोर्ड होता है कि टाइप करना बहुत ही आसान होता है। अगर ये अलिफ लिखना है तो ए टाइप करें, बे लिखना है तो बी टाइप कर, बी क्लिक करें बटन को, तो वो ऑटोमेटिक फोनेटिक कीबोर्ड है, बहुत आसान है, मैं उसी पे करता हूँ। और ये लेकिन चूंकि आप गूगल वाले भी उर्दू में ये करते हैं, लेकिन वो स्टाइल नस्तालिक तो नहीं है, नस्क है। और उसमें भी तो लड़कों को मतलब हम ये तो कहें कि जो नस्तालिक जो खूबसूरती है वो इस इन पेज में है, आप इस पे कर सकते हैं, एक ऑप्शन दे दें। और गूगल पे वो अगर टाइप करते हैं, क्योंकि गूगल पे दे आर सो यूज टू टाइप ऑन कंप्यूटर इन दैट, तो गूगल पे अगर वो टाइप करें, ट्रांसलेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके आ गई हैं जो है। लेकिन जो खूबसूरती नस्तालिक की है वो दूसरे तरह से इसमें नहीं आ सकती नस्क में। तो लेकिन यह है कि अगर उनको आसानी होती है कि हम हमारी स्पीड बनी रहे, हम नस्तालिक में हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, तो हम ऑप्शन उनको दे सकते हैं और इसको एम्फेसाइज कर सकते हैं कि नस्तालिक में। जो मैं अपनी बात करूं तो मुझे नस्तालिक ज़्यादा पसंद है, मैं इन पेज में टाइप करना पसंद करता हूं। लेकिन उसको कॉपी पेस्ट करने की जब बात आती है तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, हमें ये उसमें परेशानी होती है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जवाब का भी, एंड आई नो आपका भी काफ़ी हमने कीमती वक्त लिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स को यहाँ पे एहतमाम पे लाते हैं। एंड प्रोफेसर साहब एक दफ़ा और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतवार के रोज़ बहुत अर्ली मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया इंडिया से। आई होप आपको भी सेशन एंजॉय आपने किया हो, एंड काफ़ी लोग जो यहाँ पे ऑडियंस में उन्होंने भी इंजॉय किया है। तो अब हम आप प्लीज़ हमारे साथ रहिए एज लॉन्ग एज आप इंजॉय कर रहे हैं इवेंट को और आपका टाइम है आपके पास। तो अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पे चलते हैं, जहाँ पे शुरू में हमने थोड़ा सा अपना एजेंडा चेंज किया था। कनाडा उर्दू एसोसिएशन जो है, जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है गेट उर्दू का, और उनके साथ हम ये इवेंट कर रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ चलता हूँ और मैं मिस डायरेक्टर आलम आरा, जिनको मैं चर्चा करता हूँ प्यार से, तो उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और अब हमारे कनाडा उर्दू एसोसिएशन के बारे में कुछ गुफ्तगू करें हमारे साथ। जी बस उमर साहब, माजरत के साथ इंटरफेयर करने के लिए मैं थोड़ी देर और हूँ आपके साथ, लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूँ कि बीच में मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा, कि आप सबका शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और इस तरह के इवेंट हो तो लोगों को और भी जुड़ने का मौका मिलेगा, और फ्यूचर में उन बच्चों को भी थोड़ा जोड़िए जो उर्दू के साथ ग्रेजुएट किए हैं यूनिवर्सिटी से, इनसे तो उनका एक्सपीरियंस भी यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस प्लेटफॉर्म से के जुड़ेंगे तो उनका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा, वो लोग रोल मॉडल की तरह होंगे उन न्यू कमर्स के लिए, नए जनरेशन के लिए। तो आपका बेइंतहा शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा वारसी साहब की बातें सुन के, और जिस तरह उन्होंने यहाँ स्ट्रगल की और उर्दू को यहाँ लेकर आए, बहुत बड़ी बात है। और इस किस्म के तजर्बों से हमें भी बड़ी हिम्मत मिलती है। उर्दू जुबान से मुतालिक जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उर्दू से मोहब्बत रखने वालों को इंतहाई मुसरत होती है। इसी तरह आज का प्रोग्राम भी हम सब के लिए बहुत ही मुसरत का बाइस है। मेरी जिम्मेदारी कि मैं कनाडा उर्दू अंजुमन के बारे में बताऊं, तो कनाडा उर्दू अंजुमन अब 25 साल की होने वाली है।
इसने ये सफर इंतहाई कामयाबी और कामरानी से तय किया है। कुछ सरफिरे लोग जब वैंकूवर पहुंचे तो अपनी जबान की कमी को यहाँ शिद्दत से महसूस किया और एक अज़म लेकर मैदान में निकले कि हम यहाँ अपनी जबान की एक अंजुमन बनाएंगे। यूं एक पौधा लगाया गया उर्दू अंजुमन के नाम से, जिसमें शामिल शख्सियात का नाम लूंगी तो वक्त बहुत निकल जाएगा, इसलिए बस ये जान लें कि सभी उर्दू के रसिया और उसकी मोहब्बत से सरशार थे। लिहाजा सबसे पहले शायरी की तरफ तवज्जो दी गई, क्योंकि मुशायरे जरा जल्दी हजम भी हो जाते हैं और अपनी तरफ शुरा को खींच भी लेते हैं। यूं कुछ प्रोग्राम हर साल के लिए कैलेंडर में मुस्तकिल कर दिए गए, जैसे आज़ादी मुशायरा, यौम इकबाल, 2 माही मुशायरे वगैरह। फिर उन्हें खींचकर जश्न बहारा, तरह मुशायरे और वर्कशॉप्स, नस्र और कहानियों तक भी ले जाया गया। कनाडा उर्दू अंजुमन फलती फूलती रही और अपने अंदर नए साथियों को समोती रही और उर्दू से मोहब्बत करने वाले इसमें शामिल होते रहे। इस अंजुमन में शामिल नौजवान खून ने इसे यहाँ रोशनास कराने और आगे बढ़ाने में बहुत काम किया। जैसे जैसे माहौल बदलता गया, इसमें भी तब्दीलियां लाते रहे और इसे कहीं भी पीछे नहीं रहने दिया। इसके बैनर तले किताबें भी छपी। सबसे पहली किताब गुलदस्ता थी। एक रिसाला क़याम उर्दू के नाम से छपता रहा। फिर वैंकूवर में उर्दू की तारीख भी लिखी गई, फिर उसे मंजूम भी किया गया और इस तरह कनाडा उर्दू अंजुमन बच्चों तक भी जा पहुंची। बच्चों को साथ मिलाकर एक प्रोग्राम, एक ड्रामा किया गया, आओ लिबर्टी चलें। इसमें हर उम्र के बच्चे थे और वो प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा यहाँ पसंद किया गया और बहुत ही अच्छा ड्रामा किया गया। ये तवक्कुआत से भी कहीं ज्यादा कामयाब रहा। म्यूजिक के प्रोग्राम किए, मशहूर शायरों के साथ शामें मनाई और फिर कनाडा उर्दू अंजुमन यहाँ की यूनिवर्सिटियों तक जा पहुंची, जहाँ जवान खून ने इसको वेलकम किया। उन्होंने भी इसके साथ मिलकर अपने अरमान पूरे किए, कव्वाली भी कर डाली और उर्दू अंजुमन वहां से सुरखरू निकली। अब कोरोना ने सबको घरों तक महदूद कर दिया था, मगर उर्दू अंजुमन ने खुद को मजबूत कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेकर जूम पर 2 माही मुशायरे किए, ख्वातीन के प्रोग्राम किए, आज़ादी मुशायरा किया, लाइफ टाइम अवार्ड्स दिए और इस तरह ये जूम के साथ जुड़ गई। लेकिन बच्चों को उर्दू की तरफ लाने की ख्वाहिश किसी तरह भी कम ना हो पाई, जो कुछ अरसे से इसके अंदर मौजूद थी। और इसी तलब ने हमें गेटवे उर्दू तक पहुंचा दिया। गेटवे उर्दू को कनाडा उर्दू अंजुमन ने खुशामदीद किया और यूं एक और साथी भी हमारे साथ शामिल हो गए, जिनके प्रोग्रामों को महमेज देने के लिए कनाडा उर्दू अंजुमन के बोर्ड ने हर तरह से साथ देने की ठानी। इनके प्रोग्रामों को प्रमोट करके, उनका हिस्सा बनकर, क्योंकि गेटवे उर्दू बच्चों के लिए काम कर रहा है, उन्हें पढ़ाता है, उनकी तरफ जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि यहाँ उर्दू को सिखाया जाए और उसकी दिलचस्पी कायम रखी जाए, जिसके लिए वो बहुत सारे प्रोग्राम अब तक कर चुके हैं। इसमें बड़ों के प्रोग्राम भी हैं, बच्चों के प्रोग्राम भी हैं। इसी तरह कनाडा उर्दू अंजुमन एक सायादार दरख्त है उर्दू से मोहब्बत करने वालों के लिए, जो न सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि अब बच्चों के लिए भी बहुत से काम कर रही है, बहुत से प्रोग्राम पेश कर रही है। इस अंजुमन की कामयाबियों में तमाम बोर्ड मेंबर्स शामिल हैं, जिनकी मेहनत और उर्दू से मोहब्बत कनाडा उर्दू अंजुमन को सबसे रोशनास करा रही है और यहाँ की मकामी आबादी उर्दू की तरफ मुतवज्जह हो रही है। ये गैर मुनाफा बख्श अंजुमन है। इसने अपने मेयार को बरकरार रखने के लिए और यहाँ पर उर्दू को फैलाने के लिए इसके साथियों की जरूरत है, जो मेंबर बनकर हमारा साथ दे सकते हैं। इसी तरह जिस तरह गेटवे उर्दू काम कर रही है उर्दू के लिए, कनाडा उर्दू अंजुमन यहाँ 25 साल से उर्दू को फैलाने में तगदो कर रही है। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी कि अल्लाह करे फूले फले हमारी जबान और ज्यादा। मीठी जबान उर्दू, प्यारी जबान उर्दू है, फख्र मुझको इस पर, मेरी जबान उर्दू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सची आपका। आपने बड़े
اچھے الفاظ میں بیان کیا کینیڈا اردو ایسوسیشن کا اور اس سے زیادہ اردو زبان کا، تو بہت بہت شکریہ. اب میں چلتا ہوں تابش مسعود کی طرف، جو کہ ایک یوتھ ریپرزینٹیو ہیں کینیڈا اردو ایسوسیشن کے، اور وہ ہمیں تھوڑا سا اپنا تجربہ بتائیں گے اردو کے لحاظ سے. اور کیونکہ وہ یوتھ ریپرزینٹیو ہیں اور ہم یوتھ کو سامنے لانا چاہتے ہیں، تو ہم اب تابش کی طرف چلتے ہیں. جی تابش. بہت بہت شکریہ عمر میمن صاحب. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں ہما آنٹی کا، جو کہ کینیڈا اردو ایسوسیشن کی صدر ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا کہ میں چند الفاظ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تبادلہ خیال کروں. سب سے پہلے تو میں جو اپنا اردو کا سفر ہے اس سے پہلے آپ کو آگاہ کروں. تو میں کینیڈا آیا تھا سن 2016 میں، اور وینکوور میں میرا قیام تھا. اور میرا سب سے پہلے اردو زبان سے کینیڈا میں جو واسطہ پڑا وہ میرے خیال سے کسی کا مائک. اچھا، ہم جب نعت یا کلام پیش کرتے ہیں تو عموماً آپ لوگ پلیز مائک میوٹ کر دیں. عید کے نام لیوا وہ ہم پر یہ. جی تابش، سوری، کنٹینیو کرو. جی، تو سن 2019 میں پہلی مرتبہ کینیڈا اردو ایسوسیشن کا ایک مشاعرہ تھا، اور اگر مجھے مغالطہ نہ ہو رہا ہو تو اس مشاعرے میں سب سے کم عمر شخص 22 سال میری اس وقت عمر تھی، سب سے کم عمر شخص اس مشاعرے میں تھا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اردو زبان سے لگاؤ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ ایک ادبی نوعیت کی چیز ہے، اور کینیڈا اردو ایسوسیشن نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ ایسے ادبی چیزوں کا بھی انعقاد کرایا. اس کے علاوہ اگر ہم اردو زبان کو عصر حاضر میں دیکھیں اور کس طرح اردو زبان جو ہے وہ پھل اور پھول رہی ہے، تو اس کے دو اہم ذرائع ہیں عصر حاضر میں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اردو سے وابستگی رکھتے ہیں، اردو کا شوق ہے، تو آپ اردو کا ظہور کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ ایک جگہ جہاں اردو کا ظہور دیکھا جاتا ہے وہ پاکستانی ڈرامے ہیں آج کل، اور پاکستانی ڈرامے جو ہیں وہ لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اگر آپ ان کا دقت نظر سے مطالعہ کریں تو ان میں اردو زبان ہی مستعمل ہے. اس کے لیے جو ہے ٹی وی شوز بھی موجود ہوتے ہیں، اور ایک پلے جیسے کہ عالم آرا آنٹی نے بتایا کہ ایک پلے جو کہ کینیڈا اردو ایسوسیشن نے کرایا تھا، لبرٹی چلیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اردو زبان ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو کہ ادبی نوعیت کی اردو سے دلچسپی نہیں رکھتے. دوسرا جو طریقہ ہے اردو زبان سے وابستگی رکھنے کا یا اردو زبان سیکھنے کا، وہ موسیقی ہے. اگر آپ ہندوستانی موسیقی کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ اریجیت سنگھ کے آج کل جو گانے ہوتے ہیں، اور آپ ان میں ایک ایک لفظ کو پرکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گانے خالص اردو زبان میں لکھے گئے ہیں. اور اردو اور ہندی میں دراصل فرق کیا ہے؟ اصلاً فرق ان میں یہ ہے کہ زبان کا بناوٹ جو ہے وہ دونوں کا یکساں ہے، لیکن فرق پیدا ہوتا ہے جہاں ہم افعال، صفت اور اسم استعمال کرتے ہیں. مثلاً ناؤنز، وربز اور فریزز. جیسے سمے جو ہے وہ وقت ہو جاتا ہے، شکتی جو ہے وہ طاقت ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ہندوستانی موسیقی کا آپ قدیم دور میں بھی مطالعہ کریں، محمد رفیع صاحب کا، کشور کمار صاحب کا، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی یہ الفاظ مستعمل تھے، وہاں انہوں نے اردو زبان کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. تو اردو کی شاعری جو آج ہندوستانی موسیقی میں ہو رہی ہے، وہ میرے نزدیک اردو شاعری کا شاہکارہ ہے. اور دوسری بات، وہ عوام الناس تک اردو ایک آسان ذریعے سے لوگوں تک پھیلا رہی ہے. آخر میں آپ افراد کو یہ شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہو کہ میں نے اردو زبان جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں پہلی بار سیکھنا شروع کی تھی، کیونکہ میں نے ابتدائی تعلیم بoston میں امریکہ میں حاصل کی تھی، اور جب میں واپس پاکستان منتقل ہوا تھا تو مجھے اردو بولنا، لکھنا تو کیا، بولنا تک نہیں آتی تھی. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بچپن سے ہی یہ زبان سیکھیں. اگر آپ میں شوق ہو کسی زبان بولنے کا، مثلا میں عربی اور فارسی زبان بھی بول سکتا ہوں، جو کہ میں نے بعد میں اپنی عمر میں سیکھی. تو زبان سیکھنے کی ضرور ایک بہت اچھی عمر تب ہوتی ہے جب انسان نونہال ہوتا ہے، لیکن بڑی عمر میں بھی، جو کہ زبان سیکھنے کے توسط سے بڑی عمر ہے، آپ زبان کو سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، مثلاً اس میں موسیقی ہو گیا، اس میں عام بول چال ہو گئی، یا اس میں جو آپ کے ذرائع ابلاغ ہیں، مثال کے طور پہ آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں یا ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی اردو لوگ زیادہ سیکھتے ہیں. اور زبان زیادہ تر سننے سے اور بولنے سے آتی ہے.
اور اس میں میرے خیال سے جب میری پہلی مرتبہ کل عمر میمن صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ جو کام کر رہے ہیں یعنی بچوں کو اردو سکھانا، یہ میرے خیال سے ایک بہت مشکل اور ایک بہت دلیر کام ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے. تو اس میں ان کی بھی داد دیتا ہوں اور ان کا بہت شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کی طرف سے یہاں بول سکوں. اس میں دوبارہ خما شعیب آنٹی اور عالم عائرہ آنٹی اور عامر بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور میں اپنا تبادلہ خیال کروں. آخر میں یہ بتانا بھول گیا کہ میں دراصل کس توسط سے میرا ان سے تعلق پڑا. تو میں پہلے یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں ہوتا تھا آج سے کوئی 2 سال پہلے، لیکن اب میں ٹورانٹو موو ہو گیا ہوں جہاں میں لاء اسکول میں ہوں اور JD کر رہا ہوں اپنا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی پروفیسر صاحب کی باتیں سن کر بھی، اور جو عالم عائرہ صاحبہ نے، عالم عائرہ صاحبہ کی ایک کتاب بھی ہے جو کہ میرے پاس تھی جس کا نام ہے سبق آموز کہانیاں، اور وہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی. تو آپ سب ان لوگوں کا بے حد شکریہ، اور میں واپس ٹرانسفر کرتا ہوں عمر میمن صاحب کو. بہت بہت شکریہ تابش. آپ کی جو سفر ہے، آپ کا جو سفر ہے وہ اردو سیکھنے کا، وہ بہت ہی دلچسپ ہے. اینڈ آئی ایم شیور اس وقت ہمارے ساتھ جو آڈینس لائیو پہ بھی ہیں اور جو اس وقت ہمارے ساتھ زوم پہ بھی ہیں، ان کو بھی سن کے بڑی خوشی ہوئے گی کہ، اور جو خاص طور پہ جو اردو پڑھا بھی رہے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوگی کہ زبان سیکھنا جو ہے وہ کس عمر میں بھی ہو سکتی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا تابش. اینڈ آپ نے جیسے ذکر کیا آپ تو بہت سارے اردو کے علاوہ بھی زبانیں جانتے ہیں، تو وہ بھی کافی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس طرح ہے. آپ کی نالج کافی ہے ماشاء اللہ سے. تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. میرے پاس سامنے 2 ہینڈز ریز ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پہلے ہم چلتے ہیں. بفور وی گو ٹو دا ہینڈز آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شارٹ پوائنٹ کہ اب ہم اپنے پروگرام کے اس حصے پہ جا رہے ہیں جہاں پہ اب یہ تھوڑا سا اوپن فلور ہو جائے گا. تو ہم اپنی لائیو ریکارڈنگ کو بھی اینڈ کریں گے انشاءاللہ، اور جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے وہ، اور پھر جیسے پروفیسر صاحب آپ نے بھی دیکھا، پروفیسر صاحب نے ہی ہیڈ ٹو گو سم ویئر تو وہ چلے گئے ہیں. تو اب جب ہم اوپن طریقے میں جا رہے ہیں تو ہو ایور وانٹس ٹو اسٹے، آپ لوگ پلیز ضرور رہیے، اور ہم کچھ اور لمحے گزاریں گے ایک ساتھ اور ایک دوسرے کے تجربوں سے انشاءاللہ علم حاصل کریں گے. تو پہلے میں چلتا ہوں ڈاکٹر نادیہ خان کی طرف، ان کا ہاتھ ریز ہے. جی ڈاکٹر نادیہ آپ عرض کریں. السلام علیکم، اور بہت شکریہ اتنی خوبصورت سی محفل میں مجھے شامل کرنے کے لیے. پروفیسر صاحب کی باتیں بہت خوبصورت، ان سے میں نے آج بہت استفادہ حاصل کیا. اور آپ کی ایسوسی ایشن جو بچوں کو اردو سکھانے میں کوشاں ہے، اس کے لیے میں آپ کو بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کا سفر انشاءاللہ بہت ہی خوبی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے. تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، تم اپنے اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا. بہت خوب، تو بہت خوب. مجھے لگا کہ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو جو لفظ میرے ذہن میں سب سے پہلے آیا وہ تھا گیٹ وے اردو. اور کی اجازت ہو تو میں ایک اپنی چھوٹی سی نظم پڑھنا چاہوں گی، اور یہ نظم میں کینیڈا اردو انجمن میں بھی پڑھ چکی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اچھی لگے گی. ضرور. جی، میری اس نظم کا نام ہے یہ ہے میری اردو. جامع ہے، مستند ہے، شاندار ہے اردو. جامع ہے، مستند ہے، شاندار ہے اردو. میری ہر ایک تخلیق کا اقرار ہے اردو. اقبال ہو غالب ہو یا سودا کی شاعری، اقبال ہو غالب ہو یا سودا کی شاعری، تہذیب کے رنگوں کی صدا دستار ہے اردو. جذبوں کی لطافت ہے ہر ایک حرف میں پنہا، جذبوں کی لطافت ہے ہر ایک حرف میں پنہا. دھیمی ہے پرکشش ہے ملنسار ہے اردو. خوابوں کو جوڑنے کا سلیقہ ہے یہ رکھتی، خوابوں کو جوڑنے کا سلیقہ ہے یہ رکھتی. توقیر ہے، تسکین ہے، خوشحال ہے اردو. ممتا کی محبت سے بھری بچوں کی لوریاں، ممتا کی محبت سے بھری بچوں کی لوریاں. دادی کے پیار کا حسین اظہار. تھک کر کوئی مزدور جو گھر لوٹ کر آئے، تھک کر کوئی مزدور
जो घर लौट कर आए ख्वाबीदा आंखों के लिए मल्हार है उर्दू, तारीख के रंगों को समेटे हुए हरदम, शाने कलम कबीला और शाहकार है उर्दू। ड्रामे का तखय्युल हो या नावल की नई जिल्द, ड्रामे तखय्युल हो या नावल की नई जिल्द, हर लहजा गाम जन है और तैयार है उर्दू। और मख्तार्ज करती हूँ, बज़्मे सुखन के शोरा इसे दिल जान से चाहें, रजा की सहेली है और कलमकार है उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नादिया, आपका बहुत अच्छी, आपने हमें शेर सुनाए, अपनी पोइट्री सुनाई, और इससे पहले हमने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल किया जिनका आई थिंक व्हाट्सएप में चैट में भी आया है, तो वो ज़रूर यहाँ पे जो और बाकी हजरात मौजूद हैं, अगर वो भी ज्वाइन करना चाहें इस व्हाट्सएप ग्रुप को जिसमें शेर व शायरी शेयर हो रही है, तो वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और उमर भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपके एसोसिएशन के लिए मेरी तरफ से कोई भी छोटी सी शमूलियत अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके तो आप जरूर मुझे उसके लिए याद रखिएगा। जरूर डॉक्टर नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम ऑफलाइन भी कनेक्ट करेंगे, पहले भी कर चुके हैं इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ मिरेकल मीडिया की तरफ, उनका भी हैंड रेज्ड है। जी आप अर्ज करें। अस्सलाम वालेकुम देखने और सुनने वालों को, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं मिरेकल मीडिया से मेरा ताल्लुक 21 साल से है और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश कोलंबिया का ये वाहिद पेपर है जिसमें उर्दू राइट फ्रॉम द बिगनिंग 2002 में शुरू कर दी गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक कनाडा उर्दू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और मैं जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त, तो उससे पहले जब रफीक साहब हमारे चीफ एडिटर थे उर्दू के, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह गौहरे नायाब उर्दू के तलाश की है। और मुझे ये फख्र है कि मैं अभी आपके सामने आलम आ रहा है, शुएब है, उमर शुएब हैं, कि 9 राइटर्स को 7 उर्दू के और 2-3 इंग्लिश के लेके उर्दू अखबार मिरेकल इज द ओनली वन जो कि बाई वीकली नशर हो रहा है, शायर हो रहा है, और ये ऑनलाइन भी है। और सबसे बड़ी बात है कि उर्दू की किताबत और उर्दू का जितना भी ताल्लुक है वो उसमें दिलचस्पी सीनियर प्लस जूनियर टू, उन्होंने आज तक 21 साल जो है ना बड़ा मजे से आर्टिकल यानी कि चेंज किए, पॉलिटिक्स, रिलीजियस, सूफीइज्म, हर चीज पे लिखा। और मेरा ताल्लुक क्योंकि मीडिया से, मैंने पहले आया था आपके सामने, आपने मुझे ऑनलाइन लिया, उस वक्त मैं निकल चुका था। मेरे पास यहाँ 3 मिराजुन नबी के उर्दू लैंग्वेज में प्रोग्राम हो रहे हैं और मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ, गाड़ी साइड पे खड़ी करके दोबारा शमूलियत के लिए आया हूँ, इसलिए कि उर्दू, वी लव उर्दू। असल बात यह है कि उर्दू को नसर में, शायरी में, गजल में किस तरह प्रमोट किया जाए। मैंने उर्दू एज ए जनरल सेक्रेटरी उर्दू के ड्रामे भी लिखे और उर्दू ड्रामा किया भी है कनाडा उर्दू एसोसिएशन के। सिर्फ मैं शायर नहीं हूँ, बाकी हर कुछ हूँ। और आज का शायरी के लिए बड़ा दिल जिगरा चाहिए और बड़ी चोट खानी होती है, वो अभी तक मैं चोट नहीं खा सका, लेकिन फिर भी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे जितना ये फख्र है कि मैंने उर्दू जबान के जरिए लोगों को एजुकेट किया है ब्रिटिश कोलंबिया में, और ये आज की बात नहीं, 2 डेकेड से कर रहा हूँ। और हमने इन द बिगनिंग एवरी उर्दू राइटर, इवन हमने मिरेकल मीडिया ने उर्दू की क्लासेस भी शुरू की थी, और जिसमें ना सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि पंजाबी कम्युनिटी के बच्चे भी और पंजाबी कम्युनिटी की खवातीन जो है वो हमारे पास मिरेकल मीडिया के अदारे में आकर उर्दू सीखती रही। This is the big achievement as a editor in chief of the Miracle Media। तो लेकिन अब ये है क्योंकि फास्ट जमाना है, आपको याद है हम में से अक्सर सीनियर ही बैठे होंगे, वो जमाना गया जब लोग किताब और अखबार के शदाई होते थे। लेकिन लोकल कम्युनिटी में देखें आप, स्काईवे में चले जाएं, सबवे में चले जाएं, बसेस में चले जाएं, everyone have a cell phone, but they continue to keep their eyes on the book, on the newspaper। ये हम लोगों ने जो पंजाब से मुराद है, पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, मेरे वो भी रीडर हैं और पंजाबी कम्युनिटी में सिख कम्युनिटी के उर्दू पढ़ना जानते हैं, बिकॉज दे लिव इन पाकिस्तान इन द बिफोर पार्टीशन। वो मुझे बताते हैं फलां दा आर्टिकल बड़ा चंगा लग गया, फलां दा आर्टिकल च ए गल बड़ी चंगी लगी पर ए गल बड़ी माड़ी सी। मैं कह जी ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
अगर उर्दू में जरा सा जेर ज़बर पेश गलत हो जाए तो मेरे शामत आ जाती है, ओ जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ तो मैंने बड़ी खुशी हुई, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल, और ऐसा करते भी हैं। तो मेरा कहने का एट द एंड यही होगा कि हमें उर्दू को प्रमोट इंशाल्लाह करते रहना जब तक मेरी सांस है, और मेरे ये ब्रिटिश कोलंबिया के सारे लोग गवाही देंगे। और उर्दू को फैलाने के लिए मैं समझता हूँ कि गजल का बड़ा हाथ है और शायरी का बड़ा हाथ है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक कथा पढ़ दूं ताकि जो है मैं अपना इख्तिताम करूं। इजाजत है? जरूर। ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये बड़ी अजीब किताब है। कहीं एक हसी साहब है, कहीं जानलेवा अजाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं चेहरे इसमें छुपे हुए, कई चेहरे इसमें छुपे हुए, ये अजीब सी ये नकाब है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं जानलेवा अजाब है। कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं रो लिया, कहीं गा लिया। कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं रो दिया, कहीं गा लिया। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं छीन लेती है हर खुशी। कहीं मेहरबान बेहिसाब है, कहीं आंसुओं की है दास्ता, कहीं मुस्कुराहटों का बयां। कहीं आंसुओं की है दास्ता, कहीं मुस्कुराहटों का बयां। कहीं बरकतों की है बारिशें, कहीं बरकतों की है बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। बहुत शुक्रिया आपको मुझे बर्दाश्त करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का भी, और हमसे इंटरटेन करने का भी थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस वक्त गाड़ी साइड पे खड़ी कर रहा हूँ, पीछे से इमरजेंसी गाड़ी के गुजर रही है फायर ब्रिगेड की। जी कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ बिफोर मैं अब ताशी अंकल की तरफ जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे पता है अब हमारा ऑडियंस काफ़ी कम रह गया, तो हमारे पास अभी भी मिस एनी मुझे नज़र आ रही हैं। मिस एनी, आपके पास कोई कमेंट्स हैं? यू वांट टू शेयर इन थॉट्स आफ्टर द होल इवेंट? फिर मैं ताशी अंकल आपकी तरफ आता हूँ, आप 2-4 मिनट ज़रूर लीजिए। जी मैं बिल्कुल अभी तक तो बहुत ही लुत्फ़अंगेज़ किस्म की महफ़िल चल रही है, और इतने सारे लोगों की इतने सारे तजुर्बे सुनकर तो वाकई और भी एक वलवला सा मैं कहूँगी पैदा हुआ है कि इस चीज़ को बिल्कुल जारी रखना है। मेरा तो ये अंदाज़ा है कि मेरे भी जहन में यही है कि शायद अदबी लिहाज से मैं अपने आप को इतनी बिल्कुल भी कुछ नहीं समझती, लेकिन ये ज़रूर सीखती हूँ कि मैंने ज़रूर ये देखा है कि यहाँ के हमारे जो अगली नस्ल है वो इतनी ज़हीन है कि उनके लिए उर्दू को अपने अंदाज से उसको ढालने में उनको सिर्फ थोड़ी रहनुमाई चाहिए। और हम जिस तरीके से उर्दू को जानते हैं अपने
ادب کے حوالے سے، اپنے زندگی کے تجربے کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ اس کو ایک ارتقاء کے عمل سے گزرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اب زندگی جتنی تبدیل ہو رہی ہے، سوشل میڈیا ہر جگہ ہے، تو ڈیجیٹل ایج میں اس اردو کو رکھتا اور اس کو زندگی کا حصہ بنانا اور اس کو کس طرح استعمال کیا جائے، میرا خیال ہے ہماری یہ جو نسل ہے جو سیکھ رہی ہے، جو چھوٹے بچے ہوں گے اور جو آگے بڑھ کے کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا بہت بہت اہم اس میں کردار ہے، اور وہی ہماری سوچ کو تبدیل کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہوگا، جو ہے بھی میرا خیال میں ان کی ہی یہ ذمہ داری بنے گی، اور ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اردو کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کرتے رہیں، ان کے سامنے ان کا اپنا تعلق وابستہ جو ہے ہماری وابستگی وہ شیئر کرتے رہیں، تاکہ ان کے لیے اس کو ان کے نظر سے کبھی یہ اوجھل نہ ہو بات، اور انہیں کبھی یہ نہ لگے کہ ہماری زبان کسی بھی اور زبان سے کسی بھی لحاظ سے کم ہے، یا اس میں کوئی بھی ایسی چیز کی کمی ہے جو اسے کمتر بناتی ہے۔ ضرور، نہیں بہت اچھا آپ نے فرمایا، تو بہت بہت شکریہ آپ کا مس ثانی کہ آپ ہمارے ساتھ اتنی دیر تک رہی ہیں، اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے ہمیں جوائن بھی کیا اور سارے اسپیکرس کو سنا بھی۔ اب میں چلتا ہوں تاشی انکل آپ کی طرف، آپ ہمیں ایریزونا سے جوائن کر رہے ہیں، آپ ذرا 2-4 منٹ پلیز مائک لیجیے اور ہمیں اپنے بارے میں بھی بتائیے اور اپنے کام کے بارے میں، جہاں تک اردو آپ کے ساتھ متعلق ہے ذرا وہ بھی بتائیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میں اپنے کام کے بارے میں تو بہت تفصیلی بات ہے، پھر کبھی صحیح، وقت لوگ تھک گئے ہیں بہت، میں جو کچھ کہا گیا ہے چند ایک باتیں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پروفیسر واسطی صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی، اور ان کی ایک دو باتیں میں دہرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ زبان ہماری ثقافت کی پہچان ہے، یہ بہت عمدہ بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے۔ جب ہم لوگ ماں باپ اردو نہیں بولتے اور بچوں سے انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک ہماری زبان کی اہمیت نہیں رہتی۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ ان سے جو توقع کی جاتی ہے وہ یہاں کے کلچر کے مطابق ہے۔ گھر میں ہم بچوں سے کہتے ہیں خبردار منہ اٹھا کے بات مت کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو۔ جب ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں لک ایٹ می، ٹاک ٹو می۔ تو یہ دو جو ڈفرینٹ کلچرز ہیں یہ بچوں کو بہت پریشان کرتے ہیں کہ ہم آنکھوں میں ڈال کے دیکھیں یا ڈال کے نہ دیکھیں، کدھر جائیں، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس لیے میں اسے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ والدین کا رشتہ بچوں کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ معاش کی تلاش کے ساتھ ساتھ بچوں پہ بھی توجہ دیجیے۔ ہوتا یہی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی بہت عرصے سے امریکہ میں رہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے یہ کہ لوگ آتے ہی مصروف ہو جاتے ہیں روزگار کی تلاش میں، اور وہ بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ بڑی اہم بات ویسے صاحب نے کی تھی، میں صرف دوہرا کے بتا رہا ہوں کہ وہ باتیں ٹھیک ہیں۔ ایک صاحب نے جنہوں نے نام نہیں بتایا تھا، میں درخواست کروں گا آپ کے آئندہ پروگرام میں کہ لوگ بولنے سے پہلے اگر اپنا نام بتا دیا کریں تو تعارف بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی یاد رہتا ہے کہ کس نے کیا بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں سے اردو میں بولنا سیکھیں، انہوں نے اپنی مثال دی تھی اور کامیابی کے ساتھ، تو میں اس بات کی تائید کرنا چاہوں گا۔ کسی نے وارسی صاحب نے کہا تھا کہ وی ہیو اے ویری رچ کلچر، یہ بات بھی ٹھیک ہے اور بہت درست بات ہے۔ مجھے آپ کو مبارکباد دینی ہے یہ پروگرام کرنے کے لیے، اور گیٹ وے اردو کا اس کو قیام عمل میں لانے کے لیے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آگے بڑھائے۔ کریکلم کے سلسلے میں یعنی صاحبہ نے گفتگو کی تھی، برکلے میں ایک خاتون ہے حمیدہ چوپڑا، جو بہت عرصے سے برکلے میں بھی اردو پڑھاتی رہی ہیں، اور وہ آج بھی پرائیویٹلی بھی اردو پڑھاتی ہیں گروپس کو۔ ان کا کریکلم بھی ہے اور ان کا طریقہ کار بھی وہی ہے، وہ کانورسیشن سے شروع کرتی ہیں، کانورسیشنل اردو، وہیں سے پھر باقی چیزیں پکڑتی ہیں۔ وہ الف بے کا زمانہ نہیں رہا۔ میں نے بے تحاشا لوگوں کو اردو پڑھائی ہے کیلیفورنیا میں،
1969 اور 70 اور 71 میں 3 سال امریکن کونسلیٹ لاہور میں میں نے امریکنس کو اردو پڑھائی ہے. جب میں ماسٹرز کر رہا تھا گورنمنٹ کالج میں لاہور میں، تو اس زمانے میں وہاں میں نے اردو پڑھائی ہے اور کانورسیشن سے ہی شروع کرتے تھے. ایک مجھے اسٹوڈنٹ اب تک یاد ہے، اس کا نام تھا اینی گرفن. اینی گرفن واز کاؤنسلر جنرل پاکستان میں، اور اس خاتون نے بچی تھی، اتنی محبت سے اسے اردو سے بے تاجہ محبت تھی. اسے ضرورت نہیں تھی کام کی، وہ بھی تھی، لیکن اسے زبان سے بڑی محبت تھی. اس نے 3 مہینے میں اتنی اچھی اردو سیکھ لی تھی کہ وہ امریکہ انڈیا گئی کسی کام سے، اور وہاں پہ اسے کسی ہاؤس میں بولنے کا موقع ملا. وہاں اس نے اردو میں تقریر کی، صرف 3 مہینے اردو سیکھنے کے بعد اینی گرفن نے اردو میں تقریر کی وہاں پہ. واپس بڑی ایکسائٹیڈ آئی، میں بھی بہت خوش تھا. تو جو لوگ زیادہ وقت دینا چاہتے ہیں یقیناً وہ زیادہ جلدی سیکھ لیتے ہیں. وارسی صاحب بہت عمدہ باتیں کی ہمارا صاحبہ نے. میں تابش مسعود کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. ان کا جو بیان تھا، کیونکہ یہ ثبوت ہے اس بات کا جس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کرنے کی، کہ تابش میاں نے جو باتیں بتائی ہیں ہمیں وہ بہت اہم ہیں، اور ان کی زبان بھی ہم سب میں سب سے بہتر تھی. کوئی انگریزی کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات سے، اور بہت اچھا بولے. اور انہوں نے جو بات بتائی ہے کہ یہ موسیقی، پاکستانی ڈرامے وغیرہ جو ہیں، یہ دیکھنے سننے سے بہت کچھ آتا ہے. مختصراً اردو اکیڈمی جو میں نے آج سے 22-23 سال پہلے جس کی بنیاد رکھی تھی کیلیفورنیا میں، اور اب اس کا ایک چیپٹر جہاں میں ہوں ایریزونا میں کھولا ہے. تو وہاں پہ کیلیفورنیا میں جب شروع کیا تھا تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ پاگل ہو گئے، یہاں کون اردو سیکھے گا، کون اردو کی بات کرے گا. تو وہ مذاق اڑانے والے جو تھے مجھ سے نظریں نہیں ملاتے. اس وقت کیلیفورنیا میں 750 ممبر ہیں ہمارے، اور بہت باقاعدگی سے ہر مہینے 22 سال سے وہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر ہم شعراء کے بارے میں بات کرتے ہیں. 1 مہینہ شاعر قدیم اور 1 مہینہ شاعر جدید، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. 3 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. بے شمار اور پروگرام آپ ہم نے کیے ہیں جو اردو اکیڈمی کے نیچے یوٹیوب پہ موجود ہیں، اگر کوئی صاحب یا صاحبہ دیکھنا چاہیں. آپ کا بہت شکریہ تابش مسعود صاحب، بہت کام کی باتیں کی ہیں آپ نے، اور وہ ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. جیسے کہ ہم جب کام کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کام کا اثر کیا ہے، کام کس حد تک کامیاب ہے. ایک آخری بات کروں گا آپ سے کہ میری ایک کلاس میں سین ہوزے میں لوگ آئے اور اس کے ماں باپ بھی ساتھ تھے. تو ایک بچی میں نے دیکھا بہت ہی بے چین سی تھی. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ بہت مضطرب نظر آ رہی ہیں، تو کیا آپ خود آئی ہیں یہاں پہ یا آپ کو لایا گیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً اپنے والدین کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جی میں لائی گئی ہوں، میرے والدین چاہتے ہیں کہ میں اردو سیکھوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اردو کیوں نہیں سیکھنا چاہتی؟ تو انہوں نے کہا میری ساری سہیلیاں انگریزی بولتی ہیں، میں انگریزی بولتی ہوں، تو مجھے اردو سے کیا ملے گا؟ میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ مجھے اگر 10 منٹ دے دیں تو میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. تو وہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے، آپ 15 منٹ لے لیجیے. میں نے بچی کو، ابھی یہ بات کسی نے وارسی صاحب نے شاید کی تھی، میں نے بچی کو بتایا کہ اب دنیا بہت بدل چکی ہے. یہاں پہ اب لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. ہم جتنے بھی امیگرینٹس آئے ہیں اپنی زبانیں اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. تو اب جب آپ کہیں بھی، وہ بچی ماسٹرز کر رہی تھی اسٹینفورڈ پہ، اور اس میں مینجمنٹ میں، ہاسپٹل مینجمنٹ میں، تو میں نے کہا کہ آپ کا جو کام ہے اس میں آپ کو متعدد لوگوں سے، متعدد زبانوں سے واسطہ پڑے گا. یہ زبان آپ کے خون میں شامل ہے، اسے سیکھنے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی، بہت آسانی سے آ جائے گی. تو یہ نہ سیکھ کے آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گی اور اپنے کام پہ بھی ظلم کریں گی.
میں نے کہا کہ آپ اگلی دفعہ اگر آ گئیں تو میں سمجھوں گا آپ نے میری بات مان لی، اور اگر آپ نہیں آئیں تو میں سمجھ لوں گا کہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی۔ اور اس بچی نے مجھے کیا جواب دیا، کہنے لگی انکل اگلی دفعہ کا انتظار مت کیجیے، میں آؤں گی، اگلی دفعہ بھی آؤں گی، اور جب تک کورس ہے پورا کورس لوں گی آپ سے۔ آئی انڈرسٹینڈ ود دی نیسیسٹیز۔ بس یہ چھوٹا سا تجربہ تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ بلانے کا بہت شکریہ، میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا قسم کا خلاصہ کیا پورے ایونٹ کا۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر اور کسی کے پاس کوئی کامنٹس نہیں ہیں، تھاٹس نہیں ہیں، تو ہم پروگرام کو اختتام پہ لاتے ہیں۔ آئی نو سارے لوگ کافی تھکے ہوئے ہیں، کافی لوگوں نے بہت ساری چیزیں سنی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے جو ہم آگے چلیں گے اور پروگرامس کرتے رہیں گے۔ تاشی بھائی، آپ مجھ کو بتا سکتے ہیں کہ نثار ہمارے پوسٹر چائلڈ ہیں اردو اکیڈمی کیلیفورنیا کے؟ بالکل ہے جناب، اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ ناصر بھائی، میں نے نام تو دیکھا تھا آپ کا، نظر نہیں آ رہے تھے آپ۔ اچھا، اور میں تابش نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، تابش آپ کی طرف چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو شکر ادا کروں گا تاشی صاحب کا، جنہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ یہ تو ان کی استاد طبع ہے، انہوں نے میرے ادنا سے طالب علم کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیے۔ انہوں نے جو ایک بات کی جو مجھے جس کی بڑی خوشی ہوئی اور جس کو میں بھی ملحوظ نظر رکھتا ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس زبان میں آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ صرف اسی زبان کے الفاظ کا استعمال کریں۔ اور آج سے میرے خیال سے 3 سال قبل جب میں نے وینکوور میں ایک محفل کا انعقاد کیا تھا، تو وہاں پہ میں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر آپ چینی افراد کا مطالعہ کریں یا پھر آپ پنجابی افراد کا، جو ہندوستانی پنجابی ہیں، ان کا مطالعہ کریں، تو وہ صرف اپنی ہی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ الفاظ کا رد و بدل انگریزی الفاظ کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی، اور میرے خیال سے کیونکہ ہم پہ استعمار بھی جو ہے وہ بڑے عرصے تک مسلط رہا، اس لیے ہماری یہ زبان جو خالص زبان تھی وہ آج اس خلوص کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور اس میں بڑا اختلاط آ گیا ہے۔ تو میرے خیال سے اس پہ ہمیں بڑا زور دینا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی زبان میں گفتگو کریں، چاہے وہ انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، پنجابی ہو، تو ہم صرف اسی الفاظ کے معذرت سے اسی زبان کے الفاظ کا استعمال کریں، تو اس سے ہماری زبان میں بھی روانی آتی ہے اور زبان محفوظ بھی رہتی ہے۔ جیسے اگر آپ سنسکرت زبان کا مطالعہ کریں یا پھر آج عبرانی ہیبرو زبان کا مطالعہ کریں، تو ان میں جو ان کا ادب ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کو بولنے، سمجھنے اور سراہنے والے لوگ آج موجود نہیں ہیں۔ تو اردو پہ اگر ہم اس لیے انحصار کرتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ کبھی قدیم نہیں ہوگی کیونکہ اردو میں ادب موجود ہے، تو یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ اردو بولنے والے جو ہیں ان کو موجود ہونا ضروری ہے، اور وہ افراد جو کہ اردو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو سراہ سکتے ہیں۔ یعنی جو آج ہم اردو بولتے ہیں، وہ اگر کوئی شخص اردو بولنا جانتا ہے، وہ غالب کو یا میر کو اس طرح نہیں سراہ سکتا جس طرح کوئی انگریزی بولنے والا شیکسپیئر کو نہیں سراہ سکتا۔ تو بہت ضروری ہے کہ زبان کی حد تک تو جانی جائے، لیکن اس کا ادبی پہلو بھی جو ہے اس سے روشناس کیا جائے، تاکہ ہم زبان کے جو کمالات، جو اس کے جوہرات ہیں، ان کی طرف ہمارا اشغال ہو۔ واہ، بہت عمدہ گفتگو کی آپ نے تابش۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک آخری بات کرنا چاہوں گی، ہاں صرف ایک آخری بات کرنا چاہوں گی، اور سب جتنے لوگ ہیں، جیسے ہم جس ایج میں آ گئے ہیں یا ہمارے بچے اور ان کے پھر بچے، اگر ہم اپنی زبان بولنے میں نہیں شرمائیں گے، ہم نہیں جھجکیں گے، ہم ذہنی غلامی سے نکل آئیں گے، تو یقیناً ہماری نسل جو ہے ہماری زبان بھی بولے گی، ہماری ثقافت پہ بھی چلے گی اور ہمیں سمجھے گی بھی، اور آگے یہ پھر بڑھے گا بھی۔ بے شک۔ صرف یہ سوچنا کہ بچے نہیں کر رہے، بچے سب وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ بالکل۔ خود کو مضبوط کیجئے، خود کو کھڑا کیجئے، اور اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو یقین کریں یہ جوان ہمارا خون بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ جیسا ابھی آپ نے تابش کو دیکھ لیا، ہمارے بچے سب اردو بولتے ہیں کیونکہ ہم گھر میں اردو بولتے ہیں، اور میری والدہ نے ایک بات کہی تھی کہ جس دن تم نے انگلش بولی اس دن تمہارے بچے اردو نہیں بولیں گے، اور ہم نے اس کو پلے باندھا، جو کہ آج کی نئی نسل جو ہے، خاص طور پر مائیں،
نہیں سمجھتی. سمجھنا چاہیے, اور اگر ہم یہ آگے پھیلا سکیں تو میں سمجھتی ہوں سب بچے اردو بولنا شروع کر دیں گے اور ضرور بولیں گے, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے. اپنی اقدار کو پہچانیے, اپنی اقدار کو اپنے بچوں میں منتقل کیجیے. آپ قائم رکھیں گے تو بچے چلیں گے, آپ چھوڑ دیں گے وہ آپ سے پہلے چھوڑ دیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت اچھا لگا, بہت اچھا پروگرام تھا اور بے حد خوشی ہوئی. اچھا ٹھیک, بہت بہت شکریہ. عامر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آنے کا, اور کرسچن بیکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آنے کا. اور تھینک یو. بفور وی گو لاگ آف آئی وانٹ ٹو تھینک عامر بھائی, جو کینیڈا اردو ایسوسی ایشن سے, انہوں نے ہماری کافی مدد کی ہے مارکیٹنگ میں اور لوگوں کو لانے میں, اور ساری ٹیکنیکل اسسٹنس جو آج کی ہے. تو عامر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اینڈ ڈاکٹر نادیہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں, اور آپ آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ تھی, تو بہت بہت شکریہ اس کے لیے بھی. کاشی انکل آلویز اے پلیزر, بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. اگلے ایونٹس میں بھی آپ کو ہم آگاہ رکھیں گے کہ اگلے کون سا ایونٹ ہو رہے ہیں. شکریہ. انشاءاللہ گفتگو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.